income under the head capital gain, income under the head capital gain। इनकम टैक्स में जो कैपिटल गेन वाला चैप्टर है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कैपिटल इनकम को कवर करता है। हमारे पास दो टाइप की इनकम होती है, इनकम ऑफ अ रेवेन्यू नेचर जो करंट इनकम से बिलोंग करता है, करंट ईयर इनकम, और जैसे हम अकाउंट्स में करते थे सेल ऑफ असेट्स, तो उसका हम क्या निकालते थे, कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस। तो ऐसे ही इनकम टैक्स में कैपिटल गेन चैप्टर है जो कवर करता है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ कैपिटल असेट्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स में कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन है, कोई भी इनकम इस हेड में टैक्सेबल होने के लिए तीन चार बातें मेन है। देयर मस्ट बी कैपिटल असेट्स, बात करें, देयर मस्ट बी कैपिटल असेट्स, इट मस्ट बी ट्रांसफर हुआ उसका ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ट्रांसफर ड्यूरिंग, उसको हमने प्रीवियस ईयर में माने इस साल ट्रांसफर किया है। तीसरी बात, capital gain is generated, capital gain or loss is generated due to such transfer, और ठीक है, कैपिटल गेन इज जनरेटेड ड्यू टू सच ट्रांसफर। और नंबर 4, सच कैपिटल गेन नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। चार बातें मेन है इसके अंदर। पहला, आपने कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। दूसरी बात, उसका ट्रांसफर होना चाहिए, वी आर ट्रांसफरिंग कैपिटल एसेट्स। नंबर 3, उस ट्रांसफर से वी हैव सम कैपिटल गेन और लॉस। और चौथी बात, सच कैपिटल गेन जो लॉस हुआ है, सच कैपिटल गेन और लॉस वर्ड हो गया, सच कैपिटल गेन और लॉस जो भी है नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, टैक्स से उसका एग्जेम्पशन नहीं होना चाहिए। तो इनकम टैक्स में कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन है कि भाई कौन कौन सी असेट्स को हम कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन में लेंगे। व्हेन यू विल सेल एनी कैपिटल असेट्स, तो वो इस चैप्टर में कवर होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसका ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर को हम सिंपल सेंस में क्या समझेंगे, हमारे पास से उसका अधिकार चला गया, आपने अपने आप किया, वॉलंटरीली किया, कैसे भी किया, दिस इज ट्रांसफर। जैसे मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी डोनेट कर दी तो ट्रांसफर है। फादर ने प्रॉपर्टी सन को दे दिया तो ट्रांसफर है। मैंने अपना सामान बाजार में बेचा, ट्रांसफर है। ओनरशिप जो मेरा उस पर राइट था वो मैंने वॉलंटरीली किया। मेरी प्रॉपर्टी में आग लग गई, डैमेज हो गई, इंश्योरेंस कंपनी उसका मुआवजा दे रही है, क्लेम दे रही है, तो वो भी ट्रांसफर है, क्योंकि इनडायरेक्टली ना चाहते हुए भी वो ट्रांसफर हो गया, मेरे पास से उसका ओनरशिप राइट्स चले गए। अपने आप दिए हो या अपनी मर्जी से दिए हो, वॉलंटरीली और नॉन वॉलंटरीली, वो चले गए, तो दिस इज ट्रांसफर। क्या बने वो ट्रांसफर। लेकिन कैपिटल गेन और लॉस होना चाहिए उस ट्रांसफर पर, ये मेन पॉइंट है। तो यहां पर खाली वही ट्रांसफर कंसिडर करेंगे जिन ट्रांसफर पर वी हैव सम कैपिटल गेन और लॉस। मैंने अपनी प्रॉपर्टी, फादर ने प्रॉपर्टी सन को दी, ट्रांसफर तो है,
लेकिन कैपिटल गेन लॉस नहीं है। उससे फायदा क्या हो? कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर तो है लेकिन गेन लॉस नहीं है। माने इस चैप्टर में कवर होने के लिए उस पर कुछ गेन लॉस होना भी जरूरी है, और वो गेन लॉस इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो कुछ पर्टिकुलर कैपिटल गेन और कैपिटल लॉसेस को इनकम टैक्स में क्या किया हुआ है? नॉट टैक्सेबल किया हुआ है। तो वो कैपिटल गेन और लॉस इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो चार पांच बातें मेन है इसके अंदर। चार पांच बातें मेन है इसके अंदर। पहला, देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट्स। नंबर 2, ट्रांसफर हुआ है। नंबर 3, उस ट्रांसफर पे कुछ गेन या लॉस हुआ है। नंबर 4, वो सच गेन और लॉस इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। जब इन चारों बातें पूरी होगी तो ही आप उस इनकम को इस साइड में कवर करेंगे, अदरवाइज नॉट। इसका एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन भी काफी आता है, प्रैक्टिकल भी आता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 45, सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 defines the definition of capital assets। क्या क्या चीजें आएंगी एक बार देख लीजिए प्लीज। It means property of any kind, property of any kind, it means property of any kind, whether fixed or circulating, whether fixed or circulating, movable, immovable, movable, immovable, tangible, intangible, tangible और intangible। तो यहां पर हर टाइप की प्रॉपर्टी को कवर किया गया है। माने कैपिटल असेट्स में क्या बोला उसने? हर टाइप की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे वो फिक्स हो, सर्कुलेटिंग हो, चलने, मतलब फिक्स माने फिक्स है जगह पर या घूमने फिरने, मूवेबल है, इमूवेबल है, टेंजिबल है, लाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब क्या है? टेंजिबल और इनटेंजिबल। इनटेंजिबल लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है? दिस ऑल आर इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स को भी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में डाला गया है। तो चाहे टेंजिबल हो या कैसी हो, इनटेंजिबल हो, ऑल कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स एंड आल्सो इंक्लूड नंबर 1, any right in or in relation to, any right in or in relation to an Indian company माने किसी भी इंडियन कंपनी को हमने कुछ राइट्स दिए हैं, अधिकार दिए हैं, इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी, इंक्लूडिंग राइट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल, इंक्लूडिंग राइट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, including right of
management and control or any right whatsoever यानी किसी भी इंडियन कंपनी को कुछ राइट्स दिए गए हैं, राइट ऑफ, चाहे वो इंक्लूडिंग राइट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, यानी बिजनेस को मैनेज करने के अधिकार, बिजनेस को कंट्रोल करने के अधिकार, या किसी भी सेंस में कोई भी अगर राइट इंडियन कंपनी को दिया जा रहा है तो वो जो राइट है वो कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन में आएगा। एनी राइट इन और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल और एनी राइट व्हाटसोएवर, ये सारे के सारे आपके कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन में आएंगे। नंबर टू, property of any kind held by the assessee. Property of any kind held by assessee. Whether or not connected with his business or profession, whether or not connected with his business or profession, माने हर टाइप की प्रॉपर्टी जो असेसी ने होल्ड कर रखी है, चाहे वो आपके बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड हो या ना हो, वो भी इस डेफिनेशन में कवर होगी। नंबर 3, दो नोट करिएगा पॉइंट आपने। नंबर 3, any securities held by foreign institutional investors, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? FIIs। क्या बोलेंगे इसको? FIIs, फॉरेन एनी सिक्योरिटी जो होल्ड किया हुआ है, किन्होंने होल्ड किया हुआ है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, which has invested in such securities, which has invested in such securities as per SEBI, SEBI means Security Exchange Board of India, as per SEBI Act, and ये 3 बातें इसमें स्पेशली शामिल की गई हैं, माने अलग से बताई गई है। वैसे तो शुरू में बोल दिया कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, वो सब तो हमारी होती है। इन 3 बातों को अलग से बताया गया। पहली बात क्या बताई गई? कोई भी राइट्स जो किसके पास है? इंडियन कंपनी के पास है, इंक्लूडिंग राइट्स टू राइट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल और एनी राइट व्हाटसोएवर। कोई भी हेल्ड की हुई है प्रॉपर्टी एसएससी ने, चाहे वो आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी हो या नॉन बिजनेस की,
एनी सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज माने शेयर्स, डिवेंचर्स, किसमें आते अंडर द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, माने कोई भी शेयर डिवेंचर जो किसने होल्ड कर रखा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने होल्ड किए हुए एज पर सेबी एक्ट एंड रेगुलेशन। तो ये जो मैंने आपको बताया ये सारे के सारे क्या होते हैं, दिस ऑल आर कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। लेकिन हमारे पास कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं। अभी जो मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव डेफिनेशन थी, क्या थी ये, पॉजिटिव, माने पॉजिटिव ये बोलना है कि सब कुछ इंक्लूड करो, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, तो दिस इज पॉजिटिव डेफिनेशन। अब कुछ चीजों को कैपिटल एसेट्स में छोड़ा गया है, माने उनको हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानते। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं उन एसेट्स को बेचूंगा तो मुझे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, अब मैं क्या बताने वाला हूं आपको कि कौन कौन सी एसेट्स को कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया गया। मतलब क्या हुआ, अगर मैं उन चीजों को बेचूंगा तो मुझे कोई भी कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा। These assets are not covered under the definition of capital gain, capital assets। कौन कौन सी है वो, नेगेटिव लिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट का मतलब है नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड, not include under the definition of capital assets। Number 1, stock in trade। Number 1, stock in trade। Other than securities in point 3 above, स्टॉक इन ट्रेड को हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या हो गया, जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं, खरीद बेच का, तो उसको जो खरीद बेच के प्रॉफिट नुकसान होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, वो हम कहां कवर करेंगे, अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स। हमारे पास एक और हेड है ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो उसमें आएगा। लेकिन अगर मैंने क्या लिखा यहाँ पे, अदर देन सिक्योरिटीज इन पॉइंट नंबर 3 अबव, पॉइंट 3 अबव क्या था, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी हैं, तो वो स्टॉक इन ट्रेड अगर है भी तो भी वो कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। मानिए अगर एफआई स्टॉक इन ट्रेड का मतलब वो शेयर्स खरीदते हैं फिर बेच देते हैं, उनका काम ही है शेयर्स खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, तो शेयर्स उनके लिए क्या है, स्टॉक है। तो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सिक्योरिटीज को होल्ड किया हुआ है तो वो कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी, इवन वो स्टॉक इन ट्रेड ही क्यों ना हो। तो ये अलग क्लॉज बनाए गए, माने एफआईआईज के लिए जो उनका स्टॉक इन ट्रेड है सिक्योरिटीज का, वो भी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आए। बाकी और जो चीजें हैं वो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। ठीक है, नंबर 2, पर्सनल इफेक्ट। वो सारी चीजें जो हम पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड पर्सनल इफेक्ट। यहां पर जो वर्ड है दिस इज पर्सनल इफेक्ट, माने वो सभी चीजें जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज की जा रही है। पर्सनल इफेक्ट में खाली कौन से आएंगी, इसको थोड़ा डिटेल करना पड़ेगा। माने पर्सनल मूवेबल,
पर्सनल पर्पस के लिए जो मूवेबल थिंग्स यूज कर रहा हूं वो नहीं होगी। जैसे कार है, फर्नीचर है, मोबाइल है, ये सब क्या है, मैं उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, तो वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। बट अगर पर्सनल इमूवेबल है, जैसे बिल्डिंग बेची, तो वो आएगी। और पर्सनल इफेक्ट कौन से वाले? मूवेबल वाले। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, अदर देन। क्या बोलो? सही, आपने पर्सन लिखा है, एल नहीं लगाया, पर्सनल ओनर है। तो क्या हो गया भाई, तुम लगा लो। नहीं लगा रहे भाई, हर चीज में एक्स्ट्रा मत बोला कर, देर से बात। पर्सनल इफेक्ट हर चीज में मत बोले कर बीच में। ये आईडी तुम ही लगाया, इतना तो कॉमन सेंस लगाया। नहीं भाई, मैं पर्सनल इफेक्ट चलो देख लो। क्लास में बैठता हूँ, सारे कॉमन सेंस बाहर रख के बैठता हूँ। पर्सनल इफेक्ट तो घर से लेके आता हूँ। मूवेबल, माने सारी पर्सनल मूवेबल थिंग्स जो होती हैं वो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। बट कौन सी वाली? पर्सनल वाली मूवेबल। अगर ये मूवेबल है तो वो आएंगी। लेकिन उसके भी कुछ अदर हैं, माने कुछ चीजें हैं जो पर्सनल मूवेबल हैं लेकिन फिर भी उनको कैपिटल एसेट्स माना जाता है। कौन कौन से हैं वो? पर्सनल इफेक्ट में कौन कौन से हैं? नंबर 1 ज्वेलरी। नंबर 1 कौन सा है? ज्वेलरी। ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट होते हुए भी, पर्सनल मूवेबल होते हुए भी कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। इसमें ज्वेलरी में सब कुछ आ गया, स्टोन्स हैं, प्रीशियस मेटल है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? दिस ऑल आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट। ज्वेलरी। नंबर 2 आर्कोलॉजिकल कलेक्शन। स्पेलिंग क्या था इसका? आर्कोलॉजिकल। आर्कोलॉजिकल आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है ना। ये भी आपका अगर है, मैंने आपने कोई हिस्टोरिकली स्टैम्प्स इकट्ठे कर लिए, सिक्के इकट्ठे कर लिए, है ना, कोई हिस्टोरिकल कलेक्शन है आपके पास, तो वो पर्सनल मूवेबल होते हुए भी कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। नंबर 3 ड्राइंग्स। पेंटिंग, ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर, स्टैचूज वगैरह जो होते हैं, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, और एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सारे पर्सनल मूवेबल हैं। माने पर्सनल इफेक्ट्स में जो मूवेबल वाले हैं, दीज आर नॉट अ कैपिटल एसेट्स, इनको छोड़कर। ज्वेलरी है तो ये कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आएगी। अब आप कहोगे मैंने अपनी ड्रेस बेची, सचिन तेंदुलकर ने अपनी टी शर्ट बेची, तो उसमें गेन लगेगा? कैपिटल एसेट्स है वो? नहीं है, इट्स नॉट अ कैपिटल एसेट्स, क्योंकि वो पर्सनल मूवेबल है। क्या है वो? पर्सनल मूवेबल है। एज पर रूल दिस इज नॉट अ कैपिटल एसेट्स, क्योंकि ना तो वो ज्वेलरी है, ना कलेक्शन है, ना ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, कुछ नहीं है, तो वो हमारी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आएगी। क्लियर? हमने फर्नीचर बेचा तो वो है कैपिटल एसेट्स? फर्नीचर पर्सनल है और मूवेबल है, तो दिस इज नॉट अ कैपिटल एसेट्स। नानो ज्वेलरी है, वो अगर ये वाले पर्सनल मूवेबल हैं तो वो कैपिटल एसेट्स मानी जाएंगी। अब ज्वेलरी में स्टोन्स लगवा रखे हैं, मैंने बढ़िया बड़े डायमंड्स लगवा रखे हैं, और डायमंड लगाकर उसको बेचा, सॉरी फर्नीचर में मैंने डायमंड लगवा रखे हैं, है ना, पीछे स्टोन्स
लगवाने थे फर्नीचर में और फिर फर्नीचर बेचा, तो फिर वो ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। माने ज्वेलरी का मतलब खाली पहनने वाली ज्वेलरी नहीं है, किसी भी हैंड्स में स्टोन्स हैं, हार्ट शेप में है या मेकिंग शेप में है, अगर हम उसको बेचेंगे तो वो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आएगी। पॉइंट आगे, तो इसमें ध्यान रखना है कि पर्सनल इफेक्ट्स में वैसे तो इसमें वो भी लिखा हुआ है, पर्सनल इफेक्ट कौन से, इंक्लूडिंग वियरिंग अपरेल्स, लेकिन अगर वो ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ रहे हैं तो वो आपकी कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इसमें नेक्स्ट आता है आपका रूरल एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड in a rural area in India, in rural area in India, इसको भी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से एग्रीकल्चर लैंड, अगर इंडिया का रूरल एरिया का एग्रीकल्चर लैंड बेचा है तो वो कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अगर अर्बन एरिया का लैंड बेचोगे, अर्बन माने नॉट रूरल, जो रूरल नहीं है वो क्या हो गया मेरा, अर्बन हो गया। तो रूरल गांव की जमीन बेचूंगा तो एज पर इनकम टैक्स रूल क्या है, रूरल एरिया है, तो वो कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अर्बन का बेचूंगा एग्रीकल्चर लैंड तो वो कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन में आएगा। ध्यान रखना है पॉइंट आपको। ठीक है। नेक्स्ट, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड deposit bond, gold deposit bonds under the gold deposit scheme, 1999 गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स बेचे अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम और गोल्ड सर्टिफिकेट, गोल्ड सर्टिफिकेट क्या बेचा, गोल्ड सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। तो हमने क्या बेचा है, स्टॉक इन ट्रेड अदर देन सिक्योरिटीज। ठीक है, ये नहीं होगा। सिक्योरिटीज कौन सी, पॉइंट नंबर 3, पर्सनल इफेक्ट नहीं होगा। पर्सनल इफेक्ट मीन्स पर्सनल मूवेबल, लेकिन इनको बेचेंगे तो कैपिटल गेन लगेगा। एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया बेचेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम और गोल्ड सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, ये सारे के सारे कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन में नहीं आते, बाकी सब आते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, दिस आर नॉट कवर्ड, मतलब इनको सेल करने पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, इनको सेल करने पर कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया थोड़ी वाइड डेफिनेशन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। नॉट इंक्लूड
माने ये जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड इस एरिया में है तो वो रूरल नहीं मानेंगे। नॉट इंक्लूड बिलो एरिया, नॉट इंक्लूड बिलो एरिया। जो नीचे वाला एरिया है, अगर आपका लैंड उस एरिया में है तो वो रूरल नहीं माना जाएगा। लर्न करना पड़ेगा आपको, नॉट इंक्लूड बिलो एरिया। तो एरिया ए कौन सा लेंगे? एनी एरिया विद इन jurisdiction any area within jurisdiction of a municipal corporation or cantonment board माने कोई भी एरिया जो कहा है किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में है और कंटेनमेंट बोर्ड हैविंग पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग कंटेनमेंट बोर्ड ऑफ पॉपुलेशन having population 10,000 or more। माने कोई भी ऐसा एरिया जहां की जो पॉपुलेशन है, जो एरिया है वो किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है और वहां की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, तो वो वाला लैंड रूरल की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा? अगर किसी एमसीडी के अंडर में है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में लैंड है और लेकिन उस जगह का जो एरिया है, जो कि जो पॉपुलेशन 10,000 से कम है, तो वो रूरल की डेफिनेशन में आए, है ना। और अगर 10,000 से ज्यादा है या 10,000 के बराबर है तो फिर वो रूरल की डेफिनेशन में नहीं आए। एरिया बी, अब हम उस लैंड की बात करेंगे जो किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में नहीं आ रहा है। किसकी बात करेंगे? लैंड नॉट कवर्ड अंडर माने अदर देन ए अबव, अदर देन एरिया ए अबव। जब मैं अदर देन एरिया ए अबव बोलता हूं तो मतलब क्या हुआ? वो लैंड जो एरिया ए अबव के अलावा है, तो वो लैंड कौन से हो गए? माने जो किसी म्युनिसिपल कंटेनमेंट बोर्ड के अंडर में नहीं आ रहे हैं, उससे बाहर के लैंड है। उसके लिए जैसे कि आपका म्युनिसिपल एरिया है, दिस इज एरिया ए, ठीक है आपका, दिस इज योर एरिया ए। अब वो जो लैंड है वो एरिया ए से बाहर है, माने एरिया ए वाला तो ये वाला हो गया जहां की पॉपुलेशन कितनी है? 10,000 या उससे ज्यादा है। अब उसके बाहर चले गए, कहां चले गए? थोड़ा सा उससे बाहर चले गए, अप टू कहां तक? अप टू 2 किलोमीटर। ये कितना गैप है? दिस इज 2 किलोमीटर। और यहां की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है। पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है बट 1 लाख से कम है। माने पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000 ऑफ दिस एरिया बट बिलो 1 लाख ऑफ दिस एरिया। ठीक है, पॉपुलेशन मोर देन 10,000 ऑफ दिस एरिया और यहां की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से कम है, तो भी ये रूरल की डेफिनेशन में नहीं आए। थोड़ा सा और आगे चले गए और इसको एक्सटेंड कर लिया और ये हमने ले लिया एरिया
टू 6 किलोमीटर, अप टू 6 किलोमीटर। अब यहां की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से ज्यादा है। जो पॉपुलेशन कितनी है? 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन 10 लाख से कम है। नंबर आप इसको याद कैसे करोगे? एरिया ए तो आ ही गया, एरिया बी कौन सा है? फर्स्ट किस क्या है? अबव द विदिन a 2 किलोमीटर बाउंड्री बट पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10,000 बट बिलो 1 lakh, विदिन 6 किलोमीटर बाउंड्री पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1 lakh बट बिलो 10 lakh। और तीसरा आएगा एक और, विदिन 8 किलोमीटर बाउंड्री पॉपुलेशन एक्सीड, क्या है? पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, पॉपुलेशन एक्सीड 10 lakh, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये सारे के सारे जो एरिया हैं वो अंडर द डेफिनेशन ऑफ रूरल नहीं आएंगे, उसके बाहर जो है वो आएगा। तो मैक्सिमम जो यूज होता है वो एरिया ए यूज होता है। एरिया ए बहुत इजी होता है कि अगर वहां की पॉपुलेशन क्या है 10,000 और मोर है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कंट्रोल में आता है तो वो रूरल की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो वो एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है वो रूरल की डेफिनेशन में आएगा। और एरिया बी कौन सा हो गया? एरिया बी क्या बोल रहा है आपको? अप टू 2 किलोमीटर ऑफ एरिया ए, और वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है। और यहाँ पर क्या है? 1 लाख से ज्यादा 10 लाख से कम। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसमें मतलब कुछ खास है नहीं। मेन तो आपको सिंपली वो याद रखना है नोवेगल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इट शुड नॉट बी अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कि भाई कौन कौन से लैंड रूरल की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, इसके अलावा जो बचा वो रूरल की डेफिनेशन में आए।